नमस्कार, स्वागत है आपका खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। आज से ठीक एक साल पहले 2 मई 2011 को अमेरिका ने दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी कहे जाने वाले अलकायदा के चीफ उसामा बिन लादेन को मार दिया था। उसामा को पाकिस्तान के एबटाबाद इलाके में उसके घर में मारा गया और ये खबर मौजूदा दौर की सबसे बड़ी खबरों में से एक बनी। बनना भी था। एक आदमी को ढूंढने के लिए दुनिया की सबसे महंगी खोज, सबसे महंगा मैन हंट अंजाम तक पहुंच गया था। आखिर उसामा बिन लादेन की मौत को अमेरिका और खासकर मौजूदा राष्ट्रपति बराक ओबामा अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं और ये चाहते भी हैं वो कि 6 महीने बाद जब चुनाव हो अमेरिका में तो जनता उन्हें इस बहादुरी और उनकी रणनीति के मद्देनजर दोबारा चुन ले। लेकिन बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि क्या उसामा की मौत के एक साल बाद दुनिया ज्यादा महफूज हुई है, क्या ज्यादा सुरक्षित कही जा सकती है, और किस तरह पिछले 10 साल में आतंक की इस लड़ाई ने पूरी दुनिया की राजनीति को प्रभावित किया है। उसामा की मौत का एक साल और अमेरिका। तो उसामा के बाद आतंकवाद और अमेरिका ये दोनों कैसे प्रभावित होते हैं एक साल बाद, हम ये जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ खास मेहमानों का एक पैनल मौजूद है। प्रोफेसर गुलशन सचदेवा हैं, जेएनयू से, अफगानिस्तान मामलों के जानकार हैं। विवेक काजू साहब हैं, अफगानिस्तान में भारत के पूर्व राजदूत। इसके अलावा सी उदय भास्कर, फॉर्मर डायरेक्टर हैं नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन के, जाने माने सिक्योरिटी एक्सपर्ट भी हैं वो, और उमेश भंडारी जी, फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन इस बहस शुरू करने से पहले इस खास रिपोर्ट पर एक नज़र। ठीक एक साल पहले की बात है। 2 मई की रात पाकिस्तान के एबटाबाद में छिपे मोस्ट वांटेड आतंकी ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने खुफिया ऑपरेशन में मार गिराया था। पाकिस्तान के पौश इलाके में यूएस नेवी सील्स ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, लेकिन पाक सरकार से लेकर आईएसआई तक को इसकी भनक तक नहीं लगी थी। 9 सितंबर 2011 को अमेरिका के न्यूयॉर्क में हुए हमले की ये वो तस्वीर है जिसने अलकायदा प्रमुख लादेन को अमेरिका का दुश्मन नंबर 1 बना दिया था। उसके बाद अमेरिका ने लादेन को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए टारगेट ओसामा के तहत अफगानिस्तान की तोरा बोरा की गुफाओं से लेकर एबटाबाद तक पीछा किया। अमेरिकी संसद की शाखा की कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस के सर्वे के मुताबिक अमेरिका ने 9/11 के बाद पिछले 10 साल में लादेन पर करीब 444 अरब डॉलर खर्च कर डाले, जबकि आतंक के खिलाफ वैश्विक युद्ध और इराक में सद्दाम हुसैन के खिलाफ अभियान में 806 अरब डॉलर खर्च किए थे। पाकिस्तान के सहयोग के बदले अमेरिका ने 2011 तक 29 अरब डॉलर खर्चे थे। कुल मिलाकर आतंक के खिलाफ जंग के लिए अमेरिका ने पिछले 10 साल में लगभग 1.28 खरब डॉलर खर्च किए हैं। लेकिन पूरी दुनिया के लिए अभी भी चिंता की बात यह है कि लादेन की मौत के बाद भले ही आतंक का कोई एक चेहरा न रह गया हो, पर आतंकवादी खतरे और बढ़ गए हैं। और इसका अंदेशा इसी से मिलता है कि लादेन के मारे जाने के ठीक एक साल बाद अचानक अफगानिस्तान पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की रवानगी होते ही काबुल धमाकों से दहल उठा। ओबामा ने बगराम सैन्य ठिकाने से अमेरिकी जनता को संदेश दिया कि अल-कायदा का खात्मा जल्द ही हो जाएगा। The battle's not yet over. Some of your buddies are going to get injured. And some of your buddies may get killed. And there's going to be heartbreak and pain and difficulty ahead. But there's a light on the horizon because of the sacrifices you've made. दरअसल 5 महीने बाद अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हैं, जिसमें लादेन का खात्मा एक अहम चुनावी मुद्दा है। लेकिन ये भी सही है कि ओसामा बिन लादेन के मारे जाने के बाद कट्टरपंथ और उभरकर सामने आया है। अमेरिका ने अफगानिस्तान और इराक में अपने हाथ जलाए हैं, तो अमेरिका सहित यूरोप तक कट्टरपंथ का उभार आतंकवाद की नई चुनौती पेश कर रहा है। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। प्रोफेसर गुलशन सचदेवा, 1.28 खरब डॉलर का खर्च और इसके अलावा वो हज़ारों लाखों जानें जो अफगानिस्तान में गई, पाकिस्तान में गई, अभी तक जो है ड्रोन हमले हो रहे हैं। क्या वाकई ये सब कुछ जिसे कहते हैं वर्थ डूइंग, क्या करना था हमें? इनफैक्ट जब वो एक साल पहले ओसामा को ख़त्म करने के बाद प्रेसिडेंट ओबामा ने जब वो अमेरिकन जनता को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने 2-3 बातें कही थी। पहली बात उन्होंने ये कही थी कि दिस इज़ ए बिग डे फॉर अमेरिका। दूसरी बात कि जस्टिस हैज़ बीन डन। ये बातें अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में थी। इट मीन्स कि अगर
कोई भी आदमी, कोई भी शख्स अमेरिका जैसे सुपर पावर के ऊपर हमला करता है तो उसको हम बख्शेंगे नहीं, चाहे कितना वक्त लगे। ओसामा बिन लादेन की मौत से वो उन्होंने दिखाया कि जैसे कहते हैं कि कानून के हाथ लंबे होते हैं और अमेरिकन कानून के हाथ और लंबे होते हैं। तो ये बातें तो थी अमेरिकन के कॉन्टेक्स्ट में। तीसरी बात उन्होंने ये कही थी कि ओसामा बिन लादेन के जाने के बाद नाउ द वर्ल्ड इज सेफर। तो वो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि एक साल के बाद या ओसामा बिन लादेन के जाने के बाद कितने महफूज, जैसा आपने पहले शुरू में कहा, हम हुए हैं। लेकिन आतंकवाद एक ऐसी चीज है जिसकी कोई, जहां से जब शुरू होता है तो कोई एक बड़ी सिंपल सरल तरीके से नहीं होता, उसके बहुत से कारण रहते हैं। उसी तरीके से जो आतंकवाद का खात्मा होगा या खात्मा होता है, उसका भी कोई एक आदमी के जाने या ना जाने से कोई खात्मा होने वाला नहीं है। वो भी अपने आप में बड़ा कॉम्प्लेक्स है। सीधे भास्कर जी, यहाँ पर प्रोफेसर गुलशन सचदेवा ये कह रहे हैं कि ये अमेरिकन ऑडियंस जिसे कहा जाए, ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी है बराक ओबामा की अफगानिस्तान में उन्होंने जो कहा कल, या फिर इसके अलावा जब ओसामा बिन लादेन की मृत्यु हुई थी तब ये बात कही गई थी, वो हो सकता है अमेरिकन ऑडियंस के लिए ठीक हो, या जिस तरह से बताने की कोशिश की गई कि जो 11 सितंबर को अमेरिका पर जिसने हमले की हिम्मत की, हमने उसे ख़त्म कर दिया है। लेकिन बाकी दुनिया के लिए, भारत के लिए, क्या आपको लगता है कि पिछले एक साल में दहशत कम हुई है? साहब, ओसामा बिन लादेन को जिस प्रकार से पिछले साल अमेरिका के स्पेशल फोर्सेस ने खत्म किया था, मैं समझता हूं कि इससे अल-कायदा जो गुट है काफी कमजोर हो गया है। क्योंकि ये बात सही है कि अल-कायदा और उनके समर्थन ने न्यूयॉर्क शहर के ऊपर इतना बड़ा हमला किया था और ट्विन टावर्स के ऊपर बिल्कुल उसको ख़त्म कर दिया था। पर उसके 10 साल के बाद और पिछले साल जो मई के अंदर ऑपरेशन हुआ है, मैं समझता हूं कि इससे अल-कायदा जो है एक इंस्टीट्यूशन या गुट के तरीके से वो कमज़ोर हो गया है और उनके जितने भी समर्थक हैं उनके ऊपर काफ़ी दबाव है, उसमें कोई शक नहीं है। परंतु साथ साथ अल-कायदा जो है और उसका जो विचारधारा है, कई ऐसे क्षेत्र हैं इस वक्त विश्व में जहां पे उनको काफ़ी समर्थन मिल रहा है। उनमें से मैं पाकिस्तान और पाकिस्तान का जो लश्कर तैयबा है उसको मैं शामिल करूंगा। सोमालिया के अंदर जो भी नए गुट हैं जो इसी प्रकार का विचारधारा को मानते हैं, वो भी एक प्रकार का एक नया इसका रूप है। तो संक्षेप में अल-कायदा जो है वो कमज़ोर हो गया है और इसका जो विचारधारा है वो कई ऐसे कुछ पॉकेट्स में, कुछ क्षेत्रों में और मजबूत हो रहा है। और वो मैं कहूंगा कि पूरे हमारे क्षेत्र के लिए और भारत जैसे देशों के लिए भी एक चुनौती है। बिल्कुल। रमेश भंडारी जी, बताइए कि जिस तरह से अमेरिका में हमने देखा है कि जो विदेश नीति से जुड़े जो महत्वपूर्ण फैसले पिछले प्रेसिडेंट्स ने लिए, उनको दोबारा आने का मौका दिया अमेरिकी जनता ने, जहां जहां अमेरिका की सुप्रीमेसी नजर आई। और हम देख रहे हैं फिलहाल जिस तरह से इंटरव्यूज दिए जा रहे हैं व्हाइट हाउस के थ्रू, जर्नलिस्ट को खबरें दी जा रही हैं, आपको लगता है कि क्या ओवर सेल करने की कोशिश की जा रही है ओसामा बिन लादेन की मौत को अमेरिका के जरिए? देखिए, अमेरिका को सबसे पहले अपनी नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर के लिए बहुत उनको चिंता है। बाकी लोग जितने भी मारे जाएं दूसरे उनको कुछ फिक्र नहीं, पर एक अमेरिकन मर जाए तो क्या मत आ जाती है। और राष्ट्रपति अपना चुनाव हार सकता है अगर अमेरिकन मौतें होती रहेगी। इसलिए जो भी करना होगा वो बराक ओबामा साहब सब कुछ करेंगे ताकि आतंकवादी ख़त्म हो जाए और अमेरिका के ऊपर कुछ भी ख़तरा ना आए। लेकिन मुझे ये नहीं मालूम कि अब अल-कायदा कमज़ोर हो गया है कि नहीं। ऊपर से तो लगता है कि कमज़ोर हो गया है क्योंकि कोई हमले नहीं हुए। लेकिन ये भी आप देखिए अमेरिका कितना पैसा खर्च रही है अपनी सुरक्षा के लिए। हर एक इंसान जिसके ऊपर थोड़ा सा भी शक हो उसकी पूरी फ्रिस्किंग होती है। कितने लोग हमारे गए हैं जिनके साथ क्या सलूक हुआ है अमेरिका में, उसका मुझे फिर बताने की कोई आवश्यकता नहीं। शाहरुख खान जैसा आदमी उसके साथ क्या किया था, हमारे जो राजदूत थे वॉशिंगटन में उनके साथ क्या किया था, इससे आप ही कोई नतीजा निकाल सकते हैं, निकाल लीजिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये हमला अब इस हमले को अगर अमेरिका लेनी चाहती है तो अगर इसे ख़त्म करना है तो फिर इसको आगे बढ़ाए। अभी उतने आतंकवादी वहाँ बैठे हुए हैं, गढ़ है आतंकवादियों का कराची के नज़दीक। जी बिल्कुल। और वो खतरा हमें है
और न केवल हमें है, वो खतरा पाकिस्तान को भी है। पाकिस्तान को तो भी है, इसको पूरे हमें क्षेत्र को है। मिलजुल कर इसका मुकाबला करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। विवेक काजू जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, अभी तक हमने बात की कि किस तरह से अमेरिका ने वो बदला लिया कि अगर आप हमसे लोहा लेंगे तो हम आपके साथ क्या कर सकते हैं, लेकिन खुद अलकायदा, उसामा बिन लादेन, जिनका कहना रहा कि सोवियत यूनियन ने देखिए हमसे लोहा लिया और सोवियत यूनियन बढ़ गया, अमेरिका हमसे लोहा ले रहा है और अमेरिका देखिए धीरे धीरे किस तरह तबाह हो रहा है, चाहे इकोनॉमिक पावर का हम जिक्र करें या मिलिट्री पावर का हम जिक्र करें। आपको लगता है क्या इस थ्योरी में कोई दम है कि जितना पैसा सिक्योरिटी पे खर्च कर रहा है अमेरिका, रमेश भंडारी जी ने कहा कि जो बड़ी तादाद में पैसा है वो खर्च हो रहा है, जिससे अमेरिका जो है वो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से कमजोर हो रहा है? नहीं, मुझे लगता है कि अमेरिका की आर्थिक दृष्टि से जो भी मसले हैं उनके, उसका बुनियादी कारण अलकायदा या टेररिज्म के ख़िलाफ़ लड़ाई नहीं है, उसके बुनियादी कारण और है। मेरा तो ये मानना है कि अगर आतंकवाद हुआ तो उसका सामना करना पड़ता है, उससे लड़ाई लड़नी पड़ती है। अब और एक जो भी शिकार हुआ है आतंकवाद का, उसके लिए न्याय ज़रूरी है, ये हम नहीं भूल सकते। हाँ, इसके साथ साथ कुछ और बुनियादी मसले हैं जो कि आतंकवाद को जन्म देते हैं, उन पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। ये अवश्य है कि हिंसा का ज़रिया जो भी अपनाएगा उसका बदला हिंसा ही होता है, लेकिन और न्याय होता है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ बुनियादी मसलों पर भी ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है। जी, उदय भास्कर जी, आपसे समझना चाहती हूँ कि जिस तरह से कहा जा रहा है कि जो मुर्दा उसामा बिन लादेन है वो जिंदा उसामा बिन लादेन से भी ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है, जो विचारधारा जिसका उसने एक सपना देखा था दुनिया की तबाही का कि सिर्फ एक विचारधारा जो अलकायदा की है वो पनपेगी, आपको लगता है कि पिछले 10 सालों में अगर हम एक नज़र पलट के देखें किस हद तक अलकायदा और उसामा अपने जो ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, कामयाब रहा है उसमें? साहब देखिए, ये मामला ज़रा जटिल है, क्योंकि जब शुरुआत हुआ था 2001 में अलकायदा और बिन लादेन और उनके साथियों ने जो भी हमला किया था अमेरिका के ऊपर, वो एक प्रकार से एंटी वेस्टर्न या अमेरिका के खिलाफ उनका एक भावना था। वो सऊदी अरेबिया, वहाँ पे जो अमेरिका के सैनिक जो वहाँ पे रखे हुए थे, ये सब मुद्दे वहाँ जुड़ गए थे। उसके बाद जब अमेरिकी राष्ट्रपति बुश ने अपना सैनिक कार्रवाई किया था, पहले अफगानिस्तान के ऊपर और उसके बाद इराक के ऊपर, जब उन्होंने अपना टारगेट को बदल दिया था, तब से लेके आज तक अगर हम इसको अरब स्प्रिंग या इस वक्त जो अरब देशों के अंदर और अफ्रीका जैसे देश, तुनीसिया वगैरह में जो लहर है, जिसको बार बार अरब स्प्रिंग लोग कहते हैं, उसका अगर तुलना करें, समीक्षा करें और यहाँ पे हमारे क्षेत्र में अफगानिस्तान, पाकिस्तान के साथ अगर जोड़ें, तो मैं कहूँगा कि इसका जो प्रभाव है वो काफी नकारात्मक हुआ है। चाहे आप इजिप्ट का उदाहरण लीजिए या तुनीसिया या कहीं और, जिस प्रकार से जो इस्लामी पसंद जो गुट हैं वो और मजबूत हो रहे हैं, या आप पाकिस्तान का ही उदाहरण लीजिए, जहां आपने इस प्रकार के दहशतगर्दी और इस प्रकार का विचारधारा को जो समर्थन मिल रहा है, उससे मैं कहूंगा कि ये जो ओसामा बिन लादेन, अलकायदा और जितना भी ये एक प्रतीकात्मक रूप से लोगों ने अपनाया है, ये पूरे समाज के लिए एक बहुत बड़ा चुनौती है। इसलिए मैं कहूंगा कि बिन लादेन हालांकि खत्म हो गया है, पर एक साल के बाद उनकी जो भी प्रतीकात्मक रूप से जो भी चिन्ह हैं, जो भी विचारधारा है, उसको सिकुड़ने में हमें बहुत समय लगेगा और ये पूरे क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ा चुनौती है। जी, प्रोफेसर सचदेवा, जल्दी से आपसे जान लेती हूँ, जिस तरह से उन्होंने कहा कि नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, लेकिन अगर हम इजिप्ट का जिक्र करें, हम सीरिया का जिक्र करें, ट्यूनीशिया का जिक्र करें, यहाँ इस्लामिस्ट पार्टियाँ ज़रूर आ रही हैं सत्ता में, लेकिन इनका जो इस्लाम है, जो अलकायदा का इस्लाम है, उससे बिल्कुल अलग है। मुस्लिम ब्रदरहुड का अगर हम जिक्र करें, जिसको काफ़ी बल मिला है पिछले दिनों में, अलकायदा और मुस्लिम ब्रदरहुड आपस में बिल्कुल इनकी नहीं बनती, तो आपको लगता है कि ज़रूर इस्लामिस्ट पार्टियाँ आनी है, लेकिन इस्लाम के जो कई चेहरे हैं वो भी रिफ्लेक्ट होता है इससे? नहीं, वो बात तो बिल्कुल सही है कि उससे थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म में कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा कि कुछ लोग उसके जो अनुयायी होंगे वो कुछ बदला लेने की कोशिश करें, लेकिन उसका एक मतलब ये भी निकलता है कि इसकी मौत से कि आप बहुत देर तक जो उनकी लीडरशिप है, आप जब पूरी दुनिया के खिलाफ जब आप मासूमों को मारते हैं, तो जो कानून है, चाहे वो देश के कानून हो, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून हो, आपको बहुत देर तक छोड़ेगा नहीं। उसके बावजूद जो दूसरे कारण है जिसके कारण से कुछ लोग एंटी वेस्टर्न
जो एक आइडियोलॉजी पनप रही है, लेकिन वो अभी उसके बारे में कुछ भी कहना बहुत जल्दी होगा। जो कुछ मिडल ईस्ट के अंदर हो रहा है, इजिप्ट के अंदर हो रहा है, उसका फाइनल परिणाम क्या होंगे। जो एक डेमोक्रेसी वहाँ पे आ रही है वो वाकई में अलकायदा टाइप चीज़ें वहाँ पे आएंगी या बाद में एक दूसरे किस्म का रूप लेंगी जिसके अंदर लोग ज़्यादा पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और हो सकता है वो बिल्कुल वो मॉडल नहीं हो जो कि वेस्ट वाला मॉडल हो, लेकिन वो अपने आप में एक पार्टिसिपेटरी मॉडल हो सकता है। बहुत से लोगों को जो किसी कारण से डिक्टेटरशिप से परेशान थे, वो अपने आप को पार्टिसिपेटरी अगर वो वहाँ पे पार्टिसिपेशन कर पाएंगे तो हो सकता है वो लोग जो अलकायदा जैसी कट्टर विचारधारा से उससे थोड़े परे होके किसी दूसरे किस्म की विचारधारा जो धीरे धीरे आ रही है वहाँ पे, उसका वहाँ पे कुछ प्रभाव। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि एक आदमी को ढूंढने के लिए अगर आप हजारों लाखों बेगुनाह मासूम लोगों का कत्ल करेंगे और फिर ये समझेंगे कि शायद उस आतंक का जवाब जो एक तरह से सरकारी तरीके से किया गया आतंकवाद है, जो एक राज्य का किया गया आतंकवाद है, अगर उसके बदले आप सुरक्षित हो जाएंगे तो शायद एक महत्वपूर्ण ये बात है और ये भूल भी हो सकती है। ब्रेक के बाद जानने की कोशिश करेंगे कि भारत के नजरिए से जिस तरह अफगानिस्तान और पाकिस्तान और उसके बॉर्डर्स पर जिस तरह से जो एक्सट्रीमिज्म बढ़ा है वो कितना खतरनाक हो सकता है। ब्रेक के बाद तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से उसामा बिन लादेन की मौत के 1 साल बाद आतंकवाद की लड़ाई और खासकर अमेरिका, उसकी राजनीति, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, उस सब पर क्या असर पड़ा है। क्या वाकई हम पहले से ज़्यादा सुरक्षित हुए हैं। विवेक काजू जी, आपका ये कहना था कि जो आतंकवाद है जब वो आपके सामने आता है तो उससे लड़ना हमें ज़रूर पड़ता है, लेकिन जिस तरह से ये पूरी लड़ाई लड़ी जा रही है पिछले 10 सालों में और जिस तरह के आसार नज़र आ रहे हैं, आप अफगानिस्तान को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। 2014 में जब फाइनली फोर्सेज वहाँ से चली जाएंगी, आपको क्या लगता है क्या दुनिया ज्यादा असुरक्षित हो जाएगी? मुझे ये लगता है कि इस वक्त हमें ये कहना बहुत मुश्किल है कि अफगानिस्तान इस वक्त कई इम्पॉन्डरेबल्स हैं, अगर आप अंग्रेज़ी का शब्द इस्तेमाल करने की इजाज़त दें, क्योंकि जो स्थिति है वो साफ नहीं है। मेरा व्यक्तिगत जा रही है और अगर 1 लाख से ज़्यादा सैनिक, विदेशी सैनिक उसको कंट्रोल में नहीं कर पाए तो जो सैनिक बचेंगे वो उसको कैसे कंट्रोल करेंगे। हाँ, और अफ़गान सुरक्षा बलों पर, उनकी सेना पर भी अभी प्रश्न चिन्ह है कि किस तरह वो पूरी स्थिति को संभाल पाएंगे। अफ़गानिस्तान की राजनीति, ये सब पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। हमारे लिए तो विशेष चिंता किया नहीं बदल रहा है अफगानिस्तान के प्रति, और मुझे नहीं लगता है कि आगे वो बदलेगा। उसकी मंशा कि अफगानिस्तान उसका दबदबा माने, अफगानिस्तान में एक ऐसी सरकार हो जो पाकिस्तान के अनुकूल हो, मुझे तो लगता है कि ये बुनियादी बातें अभी हमसे अलग नहीं। बिल्कुल। रुमेश भंडारी जी, पिछले 6 साल में हमने देखा है अलकायदा कोई बहुत बड़ा हमला नहीं कर पाया है। इसके अलावा हमने देखा है एक के बाद एक जो भी चेहरे रहे अलकायदा के, उनको जो है एलिमिनेट किया गया है, उनको ख़त्म किया गया। हालांकि कई ऐसे लोग हैं जो अभी भी जिंदा हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी लड़ाई, जो एक साइकोलॉजिकल वॉर की हम बात कर रहे थे, जो 9/11 के बाद उसामा बिन लादेन ने कहा था कि जो दुनिया के मुस्लिम युवा हैं उनकी विचारधारा बदल देंगे, क्या आपको लगता है किस हद तक कामयाब हुआ है अलकायदा, उसकी विचारधारा? फिलहाल अगर एक नज़रिए से हम देखने की कोशिश करें, किस हद तक ये जो विचारधारा है ये दुनिया के मुस्लिम युवाओं में आपको पनपती नजर आती है? देखिए, जब आतंकवाद होता है, जब कोई इंसान बंदूक अपना लेता है, हमला करता है दूसरों के ऊपर, हमें पता करना चाहिए कि उसका कारण क्या है। जितनी देर तक आप कारण को नहीं समझेंगे तो फिर दूसरे प्रश्नों का आप ठीक ढंग से जवाब नहीं दे सकेंगे। सबसे बड़ा कारण एक तो ये है कि इन देशों में, ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान में, गुर्बत बहुत है, बेरोज़गारी बहुत है। अब जब जो बेरोज़गार इंसान होता है, नौजवान होता है, और कुछ उसको करने को होता नहीं है, कोई उसको थोड़ा सा पैसा दे दे, रोटी दे दे, बंदूक दे दे और क्या जा किसी को मार, वो कर लेता है। हमने अपने यहाँ देखा था जब सिख मिलिटेंसी हो रही थी, पंजाब में हलचल हो रही थी, तो पाकिस्तान क्या करता था, नौजवान सिखों को पकड़ लेता था बॉर्डर पे, ले भाई ये 1 लाख रुपया है तेरे पास, अब ये दो गोलियां हैं,
जब हमें ऑल इंडिया रेडियो पर खबर आ गई किसी को तुमने मार दिया तो वापस आ जाना और पैसा ले लेना, तो वो तो मारता था अपने जीवन के लिए। अब जितनी देर तक ये चीज़ें नहीं होती, आप अलकायदा का मेन मुद्दा क्या था? अलकायदा का मेन मुद्दा ये था कि जो अन्याय हो रही है फ़िलिस्तीनियों के बरखिलाफ, जी, जो आप कर जो सारे अरब देश, सारे अमेरिका फ़िलिस्तीन के लिए सब कुछ, इज़राइल को मदद कर रहे थे, फ़िलिस्तीन के बरखिलाफ के लिए कुछ नहीं हो रहा था, तो फ़िलिस्तीन भी एक मुद्दा बन गया था। तो फ़िलिस्तीन एक मुद्दा है, एक ये गुर्बत एक दूसरा मुद्दा है। तीसरा, जिस तरीके से सलूक होता है मुसलमानों के बरखिलाफ, जहाँ भी जाइए मुसलमानों के बरखिलाफ किस किस्म का सलूक होता है, सारे वो सस्पेक्ट लगते हैं। ये और यहाँ भी यही प्रचार होता है कि वो चले जाए जी, अमेरिका चले जाओ या इंग्लैंड चले जाओ, तो देखिए क्या क्या उनके साथ सलूक बताए जाते हैं। तो ये भी सारे कारण हैं, इसीलिए आतंकवाद आया है और इसीलिए अभी तक जीवित है। नहीं तो अगर ये कारण हटा लेंगे तो आतंकवाद का भी आप मसला हल शायद कर सके। बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं भंडारी साहब। प्रोफेसर सचदेवा, बताइए कि जिस तरह से वो जिक्र कर रहे हैं कि खाली विचारधारा जो है वो कुछ नहीं करेगी जब तक उसको फ्यूल करने वाले जो फैक्टर्स हैं वो ना हो, बेरोजगारी हो, मुस्लिम विरोध की उन्होंने जिक्र किया, और जिस तरह से दूसरे देशों में जो खासकर मुस्लिम जनता है उसके खिलाफ अत्याचार, चाहे फिलिस्तीन का हम जिक्र करें या दूसरी बातों का, तो आपको लगता है कि वाकई जो पॉपुलैरिटी डिप हुई है, हालांकि वेस्टर्न ये सर्वेज हैं जो बताते हैं कि पॉपुलैरिटी में जो है वो गिरावट आई है, अगर अलकायदा का हम जिक्र करें, इन तमाम फैक्टर्स के बावजूद कहीं ना कहीं अमेरिकन जो रणनीति है वो काम कर रही है? कुछ हद तक तो अगर हम देखें, अगर हम अपने संदर्भ में भी देखें, अब ये कि ये ओसामा की जो मौत है उसने एक तो पाकिस्तान के ऊपर थोड़ा दबाव बढ़ाया है कि जिस तरह की नीति आप अपना रहे हैं, आप इस तरह की दोगली नीति बहुत देर तक आप नहीं चला पाएंगे, तो उसके ऊपर ऑब्वियसली थोड़ा सा और दबाव उसके ऊपर बना है। जी। दूसरी बात ये है कि जो इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में, जैसे पहले उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान से अब 2014 के बाद क्या होगा, अब 2014 के बाद उनके बेसिकली दो मुद्दे अफ़गानिस्तान के सामने सबसे बड़े जो नज़र आते हैं। एक कि 2014 के बाद क्या वो अपनी सुरक्षा अपने आप कर पाएंगे, दूसरा यह है क्या वो आर्थिक रूप से अपने आप को संभाल पाएंगे। तो आज जैसे वो समझौता हुआ है अफ़गानिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच, उसमें कम से कम उन्होंने ये कहा है कि 2024 तक जो है वो अफ़गानिस्तान में उसकी सपोर्ट करते रहेंगे। अब उसके बारे में कैसा पूरा रणनीति तय होगी वो तो आने वाले 1-2 साल के अंदर और ज़्यादा क्लियर होंगे। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें ज़रूर हैं कि ये इसके बहुत से कारण हैं और किसी एक कारण से वो ख़त्म होने वाला वहाँ पे नहीं है। तो इन सारे मुद्दों के ऊपर सारी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो एक साथ चलेगी। और लेकिन उसका एक पूरे पिछले 5-7 साल में ये बात तो तय हुई है कि जो बात जैसे भारत बहुत देर से सह रहा था, अब वो इस मुद्दों से, क्योंकि वो खुद उन बातों को और ज़्यादा जान रहे हैं, तो हमारी स्थिति, हमारे लिए वो लड़ाई हो सकता है पहले से थोड़ी सी आसान हो, क्योंकि वो बात जो हम बहुत देर से बाकी के देशों को, यूरोप के देशों को, अमेरिका को बोल रहे थे, हालांकि उनको भी किसी हद तक वो पता थी, लेकिन अब वो खुद झेल रहे हैं। तो वो सारी एक लंबी लड़ाई है, उसमें एक ओसामा बिन लादेन एक मुद्दा था, उसको ख़त्म हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ पिछले 1 साल में ये लीडरशिप को खत्म होने से, किसी भी आतंकवादी गुट की अगर लीडरशिप कमजोर पड़ती है तो उसका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इम्पैक्ट हमको नजर में आएगा। और उसके साथ ये भी जरूरी है कि पता चल रहा है कि कानून से आप बहुत देर तक भाग नहीं सकते आप। लेकिन उदय भास्कर जी, आगे आने वाली चुनौतियों का जिक्र करें भारत के नज़रिए से, तो ये माना जाता है कि सोवियत यूनियन की जब बात हुई थी अफगानिस्तान में जो उनका इन्वॉल्वमेंट रहा, उसके बाद कहीं ना कहीं जो कश्मीर में जो हमने देखा कट्टरपंथ, या कश्मीर में जिस तरह का विद्रोह हमने देखा है वो बढ़ा था। आपको लगता है कि इस वक्त जिस तरह की फ्लूइड सिचुएशन है पाकिस्तान और अफगानिस्तान में, आने वाले दिनों में अलकायदा नेटवर्क की जो हालत है, इस सबको समझने की अगर कोशिश करें तो भारत के नजरिए से कितना खतरा नजर आता है? साहब, हमें इतिहास एक ही सबक बार बार सिखाता है कि जब तक हम सतर्क नहीं रहेंगे और तैयार नहीं रहेंगे तो भारत के ऊपर हमला बार बार हुआ है। हाल में ही जिस घटना की आप बात कर रही हैं कि शीत युद्ध जब ख़त्म हो रखा था और सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान में आक्रमण के बाद जब वहाँ से हट गए थे, इसका जो प्रभाव है, जो अमेरिकन फोर्सेस का, सोवियत फोर्सेस का जो पुल आउट हुआ था, उसके बाद यही विचारधारा, यही आइडियोलॉजी, ये कश्मीर के ऊपर इसका प्रभाव पड़ा था 1990 के बाद से। आपने बार बार देखा है कि हमारे वहाँ क्या हुआ था।
तो अभी भी मेरा व्यक्तिगत मानना यही है जी। कि हमें बहुत सतर्क रहना है, क्योंकि जैसे विवेक काटजू साहब बता रहे थे, 2014 में जिस प्रकार का अफगानिस्तान हम चाहते हैं, आशा सबकी यही है कि वहां पे स्टेबिलिटी होना चाहिए जी। और अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस इन दहशतगर्दी गुटों को संभाल पाए। परंतु अगर वो असफल रहे तो इसका प्रभाव जरूर भारत बिल्कुल। के ऊपर होगा। और यही गुटों ने यह भी कहा कि उनका उद्देश्य पहले काबुल है, उसके बाद कश्मीर है। बिल्कुल। तो इससे ज्यादा आपको चेतावनी क्या चाहिए? जी। तो इसलिए विवेक काटजू मैं जी, कहूंगा भारत जी। को बहुत ही सतर्क रहना चाहिए। समय मेरे पास समाप्त हो रहा है। विवेक काटजू जी, एक आखिरी टिप्पणी आपसे मैं लेना चाहूंगी कि सबसे बड़ी चुनौती अगर देखें 2012 से और आने वाले 5 सालों में, तो भारत के लिए क्या है आतंकवाद के मद्देनजर? मुझे लगता है कि हमें इस्लामी दुनिया पर ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है। हमें इस्लाम और इस्लामी मज़हब के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए। हमें और जो इस्लामी देशों के मसले हैं उसको समझने की ज़रूरत है। जी। अब मुझे ये भी लगता है कि हमारी सरकार में अब इस्लाम और इस्लामी मज़हब क्या ज्ञान का कुछ अभाव चल रहा है, जो कि हमारी सुरक्षा के नज़रिए से बहुत ख़तरनाक। बिल्कुल। रोमेश भंडारी जी, आखिरी टिप्पणी आपसे। दुनिया में सबसे बड़ी जो दूसरे नंबर की आबादी है मुसलमानों की, वो भारत में है। विवेक काटजू जी कह रहे हैं उसको बेहतर समझने की ज़रूरत है। आपके नज़रिए में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? सबसे बड़ी चुनौती है ही ये हिंसा। हिंसा सबसे बड़ी चुनौती है। हिंसा को कैसे मुकाबला करना है। एक तो है जो आप हथियार के संग हिंसा का मुकाबला करो। दूसरा ये है कि जो हिंसा का कारण है उनके ऊपर नजर दो। जो कारण है उनको उस मसलों का हल निकालो। उसका अगर निकालोगे मसला हल हो जाए, मसला हल निकाल लोगे तो आतंकवाद भी खत्म हो जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रोमेश भंडारी जी, विवेक काटजू जी, प्रोफेसर गुलशन सचदेवा और साथ ही से उदय भास्कर जी, तमाम मेहमानों का शुक्रिया साफ तौर पर। तो पिछले 10 सालों की अगर लड़ाई देखें और ख़ासकर 1 साल में जब जो आतंकवाद का एक चेहरा हमें बताया गया उसामा बिन लादेन, उसके ख़त्म होने के बाद कहीं ना कहीं आतंक की जो लड़ाई है वो मजबूत हुई है, आतंकवाद कमज़ोर हुआ है। लेकिन किस हद तक वो जड़ों से ख़त्म होगा, शायद उसके लिए एक बड़ी एफर्ट, एक बड़ी मेहनत की ज़रूरत है। और जो अमेरिकन पॉलिसीज़ हैं काफ़ी हद तक जो आतंकवाद को बढ़ाने में जिम्मेदार रही हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अमेरिकन जो स्ट्रेटजिस्ट हैं उनको ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।